आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सभी को दोस्तों को मेरा नमस्कार। हमारे पुराने वीडियो और नए टॉपिक्स के देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें, बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल सकें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ मोटिवेशनल थीम के साथ हम आज लेके आए नया टॉपिक कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान का न्यायपालिका, जिसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इसके इतिहास के बारे में हम इसकी चर्चा करेंगे कि इसका जो भी कैसे इसकी स्थापना हुई, इसके बारे में करेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। हमारे देश में सबसे पहले इसकी शुरुआत 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड इम्पे थे। इसमें जैसे जैसे विकास हुआ, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया, उसके तहत भी दिल्ली के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को ये संघीय न्यायालय दिल्ली के अंदर स्थापित हुआ और इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गेवेयर था। देखिए, कलकत्ता में लॉर्ड इम्पे था, यहाँ मॉरिस गेवेयर था। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली के अंतर्गत की गई और यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय वह न्यायालय होता है जिसके निर्णय की कहीं अपील नहीं की जाती, लेकिन संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की अपील लंदन के प्रिवी काउंसिल में की जाती थी, इसलिए इसको सर्वोच्च न्यायालय नहीं कहा जा सकता। वर्तमान जो उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसके हीरालाल जेकानिया थे। वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े जो 27वें हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का किस अनुच्छेद में प्रावधान है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत प्रावधान है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से है। कानून के शासन सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है कि हमारे पूरे देश में कानून व्यवस्था को लागू की जा सके। न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है। न्यायपालिका को हमारे संविधान में स्वतंत्रता देने की पूरा प्रयास किया गया है। इसके लिए क्या क्या मुख्य प्रयास किए गए हैं? पहला है, न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका को शामिल नहीं किया गया, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति के अंतर्गत जो भी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उसके अंदर उस प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं है। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष निश्चित है, जिससे कि न्यायाधीशों के मन में भय नहीं रहता कि हम कब तक कार्य करेंगे, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तीसरा है कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाती, क्योंकि न ये कार्य संसद के ऊपर ये अनुमति पास नहीं करवाया जाता। न्यायाधीश के कार्यों के निर्णय और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती, क्योंकि न्यायाधीशों के जितने भी कार्य होते हैं, निर्णय, इनकी कोई भी आलोचना नहीं की जा सकती, किंतु यदि उनके आचरण पर केवल महाभियोग चल रहा हो तब इनकी आलोचना की जा सकती है। यदि ये मुख्य 5 बिंदु के आधार पर भारत में संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका को स्वतंत्रता देने का पूरा प्रयास किया गया है। अब हम पढ़ेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति अपने भारत देश में अभी चल रही है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के अंतर्गत कौन करता है?
राष्ट्रपति करता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से ही करता है। यानी भारत का राष्ट्रपति करता है लेकिन वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। नियुक्ति प्रक्रिया यानी अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के अंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालय की हम बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है। देखो अभी तक दो व्यवस्थाएं की गई हैं, एक तो कोलिजियम व्यवस्था, एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया। सर्वोच्च न्यायालय कोलिजियम व्यवस्था क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो अभी चालू है, मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। कहने का तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा उसके अलावा 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर कुछ नाम प्रस्तावित करेंगे कि इन न्यायाधीशों में से, तो जो नाम प्रस्तावित करेंगे एक आदमी का नहीं करेंगे, कुछ करेंगे, 2-5 अधिक करेंगे, जो जिनमें से जो राष्ट्रपति उन नामों के अंदर किसे चयन करेगा। और नियुक्ति की जो सिफारिश है वो सामूहिकता के सिद्धांत पर स्थापित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद दोनों की भूमिका होती है। अभी भी कोलिजियम व्यवस्था हमारे देश के अंतर्गत चालू है। अब जो दूसरी व्यवस्था है जो हमारी संसद ने चालू की है वो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। इसके अंतर्गत क्या होती है कि इसमें 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, केंद्रीय मंत्री होता है, कानून मंत्री होते हैं, इसके अंदर 2 प्रबुद्ध या विख्यात मंत्री होते हैं। इस तरह मिला के उसके अंदर कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। ये 121वां संविधान संशोधन पेश किया गया था और वैसे संविधान में 99वें संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया था हमारी संसद ने, ये 368(2) के तहत। लेकिन इसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक या निरस्त कर दिया गया। देखिए इसमें 6 सदस्य थे। एक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश 2, एक केंद्रीय मंत्री, न्यायमूर्ति और 2 प्रबुद्ध व्यक्ति। इन 2 प्रबुद्ध व्यक्ति कौन थे? इनका चयन, विख्यात व्यक्ति, इनका चयन एक प्रधानमंत्री, एक भारत का मुख्य न्यायमूर्ति और विपक्ष के नेता, सबसे बड़े दल के नेता मिलकर बनने वाली समिति द्वारा किया जाएगा। कहने का तात्पर्य कि जो 2 प्रबुद्ध या विख्यात व्यक्ति का चयन प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता मिलकर करेंगे। इन प्रबुद्ध व्यक्तियों में विशेष बात ये भी है कि इन जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं इनके अंतर्गत जो 6 सदस्य थे, प्रबुद्ध व्यक्तियों के चयन में जो हमने ये बातें अभी पढ़ी थी, इसमें ये कि एक सदस्य आरक्षित वर्ग का हो, SC ST अल्पसंख्यक व्यक्तियों में या महिलाओं में से निर्दिष्ट किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने इसे निरस्त कर दिया गया, ये चालू नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं के बारे में हम चर्चा करें कि 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या 10 वर्षों तक 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में अधिवक्ता रह चुका हो। न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, वैसे देखा जाए तो न्यायाधीश एक बार नियुक्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष तक, उच्च न्यायालय में 60 वर्ष तक रहता है। लेकिन फिर भी यदि कोई न्यायाधीश कदाचार या अयोग्यता की दशा में इन्हें हटाया जा सकता है, केवल कदाचार और अयोग्यता में भी। और इनको हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। महाभियोग नहीं है क्योंकि महाभियोग के अंतर्गत राष्ट्रपति विचार नहीं करता। महाभियोग प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित करने पर ये न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति विचार करता है। अब हम न्यायपालिका की संरचना, हमारे पूरे भारत में के अंतर्गत न्यायपालिका एकीकृत न्याय व्यवस्था है। हमारे देश में कैसी न्याय व्यवस्था है? एकीकृत न्याय व्यवस्था। भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसी है?
पिरामिड जैसी है। ये हमारी भारत की न्याय व्यवस्था है। सबसे ऊपर 1 नंबर पे सर्वोच्च न्यायालय, फिर 2 पे उच्च न्यायालय, 3 पे जिला न्यायालय और 4 पे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 129 के तहत। देखिए दोस्तों, प्यारे बच्चों, अभिलेख न्यायालय क्या होता है? अभिलेख न्यायालय वह न्यायालय होता है जिसके दिए गए फैसले के ऊपर किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं होती, बहस नहीं होते। उसके दिए गए किसी मामले के अंतर्गत निर्णय को अन्य न्यायालयों द्वारा वो मानते हैं। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भी तबादला कर सकते हैं। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकते हैं। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे न्यायालय में के अंतर्गत भी भिजवा सकते हैं। ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। जो उच्च न्यायालय जो राज्यों के अंतर्गत होते हैं, इनके भी कुछ अधिकार या शक्तियाँ हैं। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। कहने का तात्पर्य, निचली अदालतों के जो भी फैसले हैं उनकी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। राज्य में क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। इसी तरह इसके अधीनस्थ होता है जिला न्यायालय। जिला न्यायालय का क्या काम होता है? जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करता है। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों के ऊपर भी फैसले देता है। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय केवल दीवानी और फौजदारी किस्म के मुकदमे के ऊपर विचार करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार 4 हैं। पहला मौलिक क्षेत्राधिकार, दूसरा रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, और तीसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, और चौथा सलाह या परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। हम पहले मौलिक अधिकार की चर्चा कर पहली मौलिक क्षेत्राधिकार सबसे पहले मौलिक क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे मुकदमे जिनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय सीधे कर सकता है, उनके पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। कहने का तात्पर्य, मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वे मामले आते हैं जो पहले किसी न्यायालय के अंतर्गत दायर नहीं है। वैसे देखा जाए कि अमूमन मामलों में पहले अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत मामले दायर होते हैं, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। लेकिन मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो मामले आते हैं जिनका सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सीधी सुनवाई कर सकता है। ये विषय हैं संघीय संबंधित मामले। मौलिक क्षेत्राधिकार क्यों कहते हैं इसको संघीय संबंधी मामले? इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। ठीक है, यानी ऐसे मामले जिनको केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है उसको मौलिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। दूसरा है रिट संबंधी अधिकार। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे ही उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की बहाली के लिए क्या जारी करता है? रिट जारी करता है। यानी जब किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वह सीधा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जारी जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है 5 तरह की, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है 5 तरह की रिट। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी उस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष लाना होगा 24 घंटे के अंतर्गत। फिर वो मजिस्ट्रेट निर्णय लेता है कि इसको सही गिरफ्तार किया है गलत। दूसरा है उत्प्रेषण, किसी भी मामले संबंधित तो उसकी सूचना या अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय को भेजने की। प्रतिषेध, जब कोई न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य कर रहा है तो उसको प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा, जब किसी संवैधानिक पद के ऊपर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उसे पूछता है कि आप किस नियम के तहत
आप इस संवैधानिक पद के ऊपर कार्य कर रहे हो। परमादेश किसी संवैधानिक पद पर कार्य कर रहे व्यक्ति को यह किया जाता है कि आदेश दिया जाता है कि आप अपने पद का जो कर्तव्य है उसको पूरा करें। तीसरा है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है, यानी इसके ऊपर कोई भी न्यायालय नहीं है अपील का, यानी इसका फैसला सर्वमान्य होता है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अपील कर सकता है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय में अपील के 3 बिंदु है सर्वोच्च न्यायालय में। पहला, कोई भी मामला है उच्च न्यायालय को प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है। यदि कोई भी मामला है उसका फैसला आ गया, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट यह कह दे कि यह मामला मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य है, प्रमाण पत्र दे दे, तब हो सकता है। दूसरा, उच्च न्यायालय ने यदि किसी को फांसी की सज़ा दे दी तब भी आप अपील कर सकते हो। तीसरा, यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय की अपील की आज्ञा न दे तब भी आप सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह उस मुकदमे में दी गई अपील को स्वीकार कर सकता है। पहला कि आज्ञा दे दे उच्च न्यायालय, दूसरा फांसी की सज़ा दे दे, तीसरा यदि आज्ञा नहीं दे तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है। चौथा या अंतिम क्षेत्राधिकार है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है, न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य है। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी भी लोकहित या संविधान के बारे में राष्ट्रपति को कानूनी राय लेना हो तब वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश से ले सकता है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है राय देने के लिए और न ही राष्ट्रपति उस न्याय को बाध्य है। फिर भी क्यों क्षेत्राधिकार दिया गया है? फिर भी इसलिए क्षेत्राधिकार दिया गया है क्योंकि राष्ट्रपति कानूनी सलाह लेके अपने जो भी संशोधन है उनको कर सके। अगला है न्यायिक सक्रियता। एक नया कंसेप्ट आया है, न्यायिक सक्रियता क्या है? अमूमन हम देखते हैं किसी भी पीड़ित न्यायालय के पास जाता है कि जी मेरे साथ मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, या अन्य किसी भी पीड़ित है पक्ष वो जाता है न्यायालय के पास, न्यायालय सुनवाई करता है, उसकी गवाही होती है, वकील होता है, प्रक्रिया चलता है। लेकिन एक न्यायिक सक्रियता एक नया टॉपिक आया है। क्या है? न्यायिक सक्रियता। कि न्यायिक सक्रियता के सबसे पहले प्रमुख साधन क्या है? न्यायिक सक्रियता कई बार पूछा जाता है, जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार। अब जनहित याचिका के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो जनहित याचिका का आरंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अमेरिका में। या आरएस में अभी आया था पीछे वाले में। जब कोई व्यक्ति या समूह पीड़ित या स्वयं अदालत नहीं जा सकते, उनका मुकदमा पीड़ित द्वारा दायर न करके किसी स्वयंसेवी संस्था या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा दायर की जाती है, उसे क्या कहते हैं? जनहित याचिका कहते हैं। जेल में बंदियों के ऊपर, अन्य कोई श्रमिक में काम कर रहे, पर्यावरण प्रदूषण, अन्य बातें हैं जिनमें कोई सामाजिक कार्यकर्ता दायर कर सकता है। भारत के अंतर्गत इसका प्रारंभ 1979 ईस्वी में हुआ। न्यायालय ने भी किसी प्रकार का मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने की बजाय, देखो न्यायिक सक्रियता क्या है कि न्यायालय ने किसी के भी द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने की बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबर, डाक से प्राप्त शिकायतों के आधार पर बनाकर उन पर विचार करना शुरू कर दिया। यही न्यायिक सक्रियता है। यानी न्यायिक सक्रियता क्या है कि जनहित याचिका के माध्यम से, यानी न्यायालय जब न्यायालय के संज्ञान में आता है कि अखबार के माध्यम से, अन्य कोई सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से कि इनके साथ अमुक व्यक्ति या अमुक समूह समुदाय के साथ पीड़ित हो रहे हैं, तो उनके न्यायालय अपनी कार्रवाई करता है। अब न्यायपालिका और क्षेत्राधिकार। न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार क्या है? न्यायपालिका और अधिकार। न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय
एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट या लेख जारी कर सकता है यदि किसी के अधिकारों का हनन हो। सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करें कि न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके तहत संविधान की व्याख्या और संरक्षक का काम सर्वोच्च न्यायालय करता है। संसद कानून बनाती है और उस कानून को यदि वो संविधान के अनुसार सही नहीं है तो अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया के तहत सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध या गैर संवैधानिक घोषित कर निरस्त कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार का संरक्षक और दूसरी ओर संविधान का व्याख्याकार के रूप में स्थापित करते हैं। अब हमारा न्यायपालिका और संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है, लेकिन न्यायपालिका संविधान का संरक्षक होती है। न्यायिक पुनरावलोकन के तहत संसद को नियंत्रित करती है। कहने का मतलब है कि न्यायपालिका संसद को नियंत्रित करती है। संसद कानून बनाने का काम संसद का है। संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन भी करती है। अब संसद ने कानून का निर्माण कर दिया, लेकिन संविधान का संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय काम करता है। उससे वह देखता है कि कोई भी कानून का निर्माण यदि वह न्याय संगत नहीं है, न्याय संगत का यानी संवैधानिक ढांचे के हिसाब से सही नहीं है। केशवानंद भारती जैसे केस के अंतर्गत कहा था 1973 में कि संविधान का मूल ढांचा वहीं रहना चाहिए। यदि संविधान का मूल ढांचे में परिवर्तन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक, गैर संवैधानिक और निरस्त कर सकती है। ये हमारा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। आप बेल आइकन को दबा लें, हमारे आगामी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। इसी तरह के हमारे मोटिवेशन करने के लिए आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद। जय हिंद। मैं मनोज कुमार व्याख्याता कड़ाखरी आपके यदि किसी आगामी वीडियो जल्द ही लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी।